Good evening, Mumtaz. Good evening, Mumtaz. Is my voice audible to you? Good evening, Shivanshi. Is my voice audible? Shivanshi, Mumtaz, are you able to hear me? Is my voice audible to both of you? Yes, ma'am. Sorry. ओके, तो कल हमने टॉपिक डिस्कस किया था बैक पाई बॉन्डिंग, राइट? और आज जो हमें डिस्कस करना है दैट इज रिगार्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग. ठीक है, राइट डाउन ब्रिज बॉन्डिंग. तो ब्रिज बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसे हमारे पास सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि ब्रिज का मतलब क्या है. जब हमारे पास कोई भी एटम है, लेट्स सपोज वी हैव एनी एटम A, it is having a bond with atom B and it is also connected with the other atom, let's suppose C. तो इसका मतलब जो आपका एटम A है वो एक टाइम पर B के साथ भी बॉन्ड बना रहा है और C के साथ भी बॉन्ड बना रहा है ना. तो हम इसको बोलेंगे कि एटम A ने B और C के बीच में ब्रिज बनाया हुआ है. ऐसी स्पीशीज जो बाकी दो स्पीशीज के बीच में ब्रिज बनाती है उसको हम बोलते हैं ब्रिज्ड मॉलिक्यूल या ब्रिज्ड स्पीशीज. ठीक है, और इस ब्रिज्ड स्पीशीज के जो बॉन्ड्स बनते हैं, ये वाले जो बॉन्ड्स होंगे, इनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज ब्रिज बॉन्ड्स. तो हमने ये डिस्कस करना है कि ब्रिज बॉन्डिंग कैसी होती है, कितने टाइप्स की होती है, कौन से मॉलिक्यूल्स में ब्रिज बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, और आज तुम में टू सिंपल बॉन्डिंग क्या ब्रिज बॉन्डिंग स्टेबल होती है या नहीं. ओके, ऑल दीस पॉइंट्स वी हैव टू कवर. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे रिगार्डिंग ब्रिज बॉन्डिंग. तो राइट डाउन द डेफिनेशन. When any species undergoes bond formation, simultaneously, या ऐसे लिखो, with undergoes bond formation with two or more than two species simultaneously, इस ऐसी बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? Then such a kind of bonding is called as bridge bonding. Then such a kind of bonding is called bridge bonding. ओके, अब हम एक एग्जांपल है ब्रिज बॉन्डिंग का, काफी क्लासिक एग्जांपल है, एंड दैट इज द केस ऑफ द डाइबोरेन मॉलिक्यूल. तो बोरेन हमारे पास तुम्हें पता है व्हाट इज बोरेन? बोरेन में हमारे पास बोरॉन के 3 बॉन्ड्स बनते हैं हाइड्रोजन के साथ. इसको आपको मैंने कल भी डिस्कस किया था आपके साथ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बोरॉन की ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं, तो फिर वो आप कैसे काउंट करोगे? आप चेक करोगे कि इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना. तो इसका मतलब इस बोरॉन की ऑक्टेट क्या है? इट इज इनकम्प्लीट. द ऑक्टेट ऑफ बोरॉन इज इनकम्प्लीट, राइट. अब देखो यहाँ पर देखो, कल हमने बैक पाई बॉन्डिंग डिस्कस किया था. वहां हमारे पास सेंट्रल एटम बोरॉन था, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल थी जिसमें वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है. पर उसके साथ जो मॉलिक्यूल था, उसके साथ जो एटम था,
नॉट मॉलिक्यूल, उसके साथ जो एटम यहाँ प्रेजेंट था दैट वाज फ्लोरीन। और फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास लोन पेयर्स होते हैं जो इसको दे सकते हैं बोरॉन को, ताकि उसकी ऑक्टेट पूरी हो सके। पर इस केस में तो हमारे पास फ्लोरीन जैसा कोई एटम प्रेजेंट नहीं है कि जिसके पास यहाँ लोन पेयर हो और वो बोरॉन की एंटी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर सके, है ना। तो यहाँ पर बैकवर्ड बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल क्लियरली। व्हाई? बिकॉज़ ऐसी कोई भी स्पीशीज सराउंडिंग में ऐसी कोई भी स्पीशीज नहीं है जिसपे लोन पेयर प्रेजेंट हो। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो बोरॉन की वेकेंट पी ऑर्बिटल होती है, ये इस साइड मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, इसके जैसा ही मैं एक दूसरा मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रही हूँ, उसमें भी सेम होगा। इस बोरॉन की भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसमें भी 6 ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसके पास भी वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। अब इस बोरॉन की ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है और इस बोरॉन की ऑक्टेट भी इनकम्प्लीट है। इन दोनों बोरॉन्स की ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर जो आपके पास हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है वो क्या करता है, ब्रिज बनाता है इन दोनों बोरॉन्स के बीच में। अब वो ब्रिज कैसे बनाएगा, लेट्स सी। यू हैव दिस बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो इस बोरॉन के साथ बॉन्ड कैसे बनाता है, वो यहाँ पे बॉन्ड इस तरह से बनाता है कि आपके पास हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन की भी जो फील्ड ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है वैलेंस ऑर्बिटल, वो इस बोरॉन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। अगर हम इसका यहाँ पे ऑर्बिटल ड्रॉ करें तो इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इन दोनों ऑर्बिटल्स की जब ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, इस बोरॉन और हाइड्रोजन में बॉन्ड बनेगा, है ना। इसको मैं यहाँ शो कर सकती हूँ, यहाँ पे बोरॉन है, इसका ऑर्बिटल और एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इनमें जब ओवरलैपिंग होगी इस तरह से, है ना, तो यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा, बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। व्हाट हैपेंस इज, ये जो ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो सिर्फ इसी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप नहीं करता। वो क्या करता है, हमारे पास ये हाइड्रोजन था जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे भी बोरॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे भी बोरॉन प्रेजेंट है। इस साइड पे जो बोरॉन प्रेजेंट था उसकी इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, बट इस साइड पे जो बोरॉन प्रेजेंट है उसकी ये ऑर्बिटल कौन सी है, एम्प्टी। ठीक है, दिस ऑर्बिटल इज एम्प्टी। यहाँ पे बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ये वाली एम्प्टी ऑर्बिटल बोरॉन की इस साइड पे है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या करता है, अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में भी देगा बोरॉन के और इस ऑर्बिटल में भी देगा बोरॉन के। दैट मींस दिस पर्टिकुलर orbital of hydrogen, it is going to overlap with both the boron atoms. This way, यहाँ पे आपके पास बोरॉन था और एक ये बोरॉन था, ये सारों की ओवरलैपिंग हो रही है। और इलेक्ट्रॉन कौन से बोरॉन ने दिया, सिर्फ इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो वो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ शो कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन ने ब्रिज बना लिया है इन दोनों बोरॉन एटम्स के साथ। ठीक है, बट यहाँ पर जैसे यूजुअली हमारे पास बॉन्ड कैसे बनता है, एटम ए और एटम बी, ये एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ए और बी के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, हमने बोला बॉन्ड बन गया। ऐसे बॉन्ड को आप क्या बोलते हो, यहाँ पे हम काउंट करके सेंटर, कितने सेंटर है, एक ए है दूसरा बी, तो यू हैव 2 सेंटर एंड इन दोनों सेंटर्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, तो वी कैन से इट इज अ 2 सेंटर 2 electron bond which is present in both of them. Okay, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने जो यहाँ पे बॉन्डिंग पढ़ी है that is not 2 center 2 electron। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सेंटर हाइड्रोजन था, दूसरा सेंटर बोरॉन था, तीसरा सेंटर दोबारा से एक और बोरॉन था। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन था, ओवरलैपिंग किसकी हो रही है, इसकी इसके साथ और इसके साथ। तो ये वाले 3 सेंटर थे और इन 3 सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वाली बॉन्डिंग हमारे पास कैसी हो जाएगी, इट इज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, जो ये वाला बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन इस बोरॉन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन इस बोरॉन के साथ भी बॉन्ड बना रहा है, तो दिस पर्टिकुलर बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड।
ऐसा ही एक ब्रिज बॉन्ड यहाँ पे भी बन सकता है ना। अगर मैं इस बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करूं कि बोरॉन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन के पास हमारे पास ऑड इलेक्ट्रॉन था, ये डायरेक्ट इसके साथ कंबाइन करने की बजाय क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, कभी इस बोरॉन के ऑर्बिटल में जा रहा है, कभी इस बोरॉन के ऑर्बिटल में जा रहा है, इन तीनों के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड भी कैसा हो जाएगा, थ्री सेंटर। थ्री सेंटर कैसा हो गया, एक तो ये सेंटर हुआ, दूसरा ये सेंटर हुआ और तीसरा ये बोरॉन। तीन सेंटर्स हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 and 2, तो इट इज थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ओके, एंड इज आल्सो कॉल्ड एज अ ब्रिज बॉन्ड। तो इससे हमारे पास फायदा क्या होता है कि अगर हम ध्यान से देखें, पहले अगर हम कंपेयर करते हैं सिंपल BH3 के साथ, तो सिर्फ BH3 में हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे टोटल 6। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 6 से ज्यादा हो जाती है, ऑक्टेट कंप्लीट होने की टेंडेंसी पे है। सिंपल BH3 में तो हमारे पास पता है इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास सिनेरियो कैसा है, you have this way, ठीक है। ये वाला बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, ये होंगे हमारे टर्मिनल बॉन्ड्स, these are your terminal bonds, these are two center two electron bonds, but ये वाला जो ब्रिज बॉन्ड है, this is three center two electron bond, है ना, तो ये ऑक्टेट कंप्लीशन की तरफ आ रहे हैं इस तरह से, है ना। तो इस वजह से सिस्टम में स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि अब बोरॉन, हम ये तो नहीं कहेंगे कि बोरॉन की पूरी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, बट हाँ इसमें इट इज नियर टू ऑक्टेट कंप्लीशन, ठीक है, व्हिच विल ब्रिंग स्टेबिलिटी इन द सिस्टम, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग होती है। कहाँ ब्रिज बॉन्डिंग होगी, जहाँ पे आपको लगेगा कि ये जो मॉलिक्यूल है इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, या कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, जैसे बोरॉन के पास यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है ना, तो वहां पर देयर इज अ टेंडेंसी दैट ब्रिज बॉन्डिंग विल अकर। ओके, तो हमारे पास दो तरह के यहाँ बॉन्ड्स हम देख सकते हैं, एक तो टर्मिनल बॉन्ड्स हो गए, these are your terminal bonds which are simply two center two electron bonds, ठीक है। और ये हमारे पास कौन से हो जाएंगे, these are the bridge bonds, और ये bridge bonds जो है ये कैसे हो जाएंगे, these will be three center two electron bonds। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, टर्मिनल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है या ब्रिज बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू यू which bond will be more strong, any idea? देखो हमारे पास यह इस तरह से बॉन्ड है ना, A और B दो सेंटर है, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिया, तो बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, कैसे निकालते हो बॉन्ड ऑर्डर, हाफ इनटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बॉन्डिंग में ही प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। पर जब थ्री सेंटर टू एक बॉन्ड कंप्लीट तब होता है जब उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर किसी बॉन्ड में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, मान लो H2, ये हो गया आपके पास H2, आप बोलते हो इसका बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास कितना है, दैट इज 1। अगर मैं बोलूं यू दिस इज H2, इफ आई से H2 पॉजिटिव, तो दिस मींस यू हैव टू हाइड्रोजन एटम्स, बट उसमें हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा आपके पास, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, हाफ इनटू बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्डिंग का मतलब बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 0, 1/2 दैट इज 0.5। ओके, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, ठीक है। तो जब दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, दैट पर्टिकुलर बॉन्ड इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अगर हमारे पास दो एटम्स में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, उससे बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो हम क्या बोलेंगे, दैट दिस पर्टिकुलर बॉन्ड इज वीक एंड दिस पर्टिकुलर बॉन्ड विल बी मोर स्ट्रांग। तो अब हम इसी चीज को उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं ब्रिज बॉन्डिंग के साथ। अब बताओ इसका क्या आंसर आना चाहिए, टर्मिनल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होंगे या ब्रिज बॉन्ड, टर्मिनल मैम।
टर्मिनल विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, राइट? बिकॉज टर्मिनल बॉन्ड कैसे बन रहे हैं? बोरॉन और हाइड्रोजन में, बोरॉन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दिस इज योर टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास आएगा 1। बट जो हमारे पास ब्रिज बॉन्डिंग हो रही है उसमें हमारे पास क्या है? बोरॉन हमारे पास 2 है, हाइड्रोजन 1 है, ठीक है? यहाँ पे आपके पास इस तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर तो सिर्फ ये होता, ये प्रेजेंट ही ना होता, तो ये बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है ना, बिकॉज 2 एटम्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का जो ये इलेक्ट्रॉन है ना तो वो कंप्लीटली इस बोरॉन को मिल पा रहा है, ना कंप्लीटली इस बोरॉन को मिल पा रहा है, दैट इज बीइंग डीलोकलाइज्ड इन बिटवीन these 3 ऑर्बिटल्स। वो ऐसे है, इस तरह से है, कभी इस बोरॉन के साथ, कभी इस बोरॉन के साथ। तो किसी भी बोरॉन के साथ वो हमेशा, और फॉर एवरी टाइम इट विल नॉट बी प्रेजेंट, है ना? ये सीन होता तो पूरा कंप्लीट बॉन्ड ऑर्डर बनाता। बट अब क्या हो रहा है? ये 2 सेंटर्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, 2 सेंटर्स के बीच में हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज हो रहा है, कभी होगा कभी नहीं होगा। तो इस केस में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 से कम आती है ना? तो देयरफॉर वी से राइट डाउन टर्मिनल bonds are more stronger than bridge bonds। बट कौन से ब्रिज बॉन्ड्स वो भी स्पेसिफाई करने की जरूरत है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, वो भी आपको स्पेसिफाई करना है। दीज आर द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। नाउ वी विल स्टडी, जैसे कल हमने किया था बैक पाई बॉन्डिंग, तो उसकी हमने पढ़ी थी कि कंडीशंस क्या है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर बैक पाई बॉन्डिंग, है ना? वैसे ही आज हमने स्टडी करनी है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ब्रिज बॉन्डिंग। तो ब्रिज बॉन्डिंग को थोड़ा डायग्रामेटिकली हम याद रखेंगे। जैसे ये केस है, इसमें ये मैंने क्या बनाया है? ब्रिज, दिस इज योर ब्रिज्ड एटम, और ये वो 2 एटम्स है जिनके बीच में आपके पास ब्रिज्ड एटम प्रेजेंट है। तो दिस इज योर केस 1। अदर केस कुड बी, जो ब्रिज्ड एटम्स है वो काफी बड़े हैं, ठीक है, उनके बीच में जो ब्रिज्ड एटम है दैट इज स्मॉलर। दिस इज योर केस 2। अदर केस व्हिच इज पॉसिबल दैट इज कि हमारे पास ब्रिज्ड एटम बड़ा है और साइड वाले एटम्स छोटे हैं। तो ये 3 केस हो गए हमारे पास, ठीक है? कैसे? आप सिर्फ साइज चेंज कर रहे हैं। पहला केस ऐसा है जिसमें जिनके एटम्स के बीच में ब्रिज्ड एटम प्रेजेंट है और ब्रिज्ड एटम सबका साइज सेम है ना? केस 1 में साइज इज सेम फॉर ऑल एटम्स। इस केस में हमारे पास जो ब्रिज्ड एटम है दैट इज स्मॉल, ओके, एंड लास्ट केस में हमारे पास ब्रिज्ड एटम इज लार्ज। अब ब्रिज्ड एटम का काम क्या है? ब्रिज एटम एक तरह से 2 स्पीशीज को होल्ड करके रख रहा है ना? तो ब्रिज एटम का जितना भी वेट होगा वो कौन से एटम्स पे आएगा? इसका वेट सारा इन दोनों पे आएगा, इसका वेट इन दोनों पे आएगा, और इसका जितना भी एटॉमिक वेट होगा वो सारा इन दोनों पे आएगा, है ना? तो आप ऐसे को कह सकते हो कि हमें पता है जो लार्ज साइज, जिसका वेट खुद का ज्यादा है, वो तो छोटे साइज के वेट को संभाल सकता है, छोटे मॉलिक्यूल को संभाल सकता है जिसका वेट कम हो। पर जिनका खुद का ही वेट कम है, बहुत ज्यादा, जिनका खुद का ही मॉलिक्यूलर मास काफी कम है, उनके बीच में बड़े साइज का एटम या वो एटम जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है वो उनको होल्ड नहीं कर सकता। ये दोनों एटम्स इतने छोटे हैं कि एक बड़े साइज के एटम को होल्ड करके नहीं रख सकते। एक तरह से ये जो स्पीशीज है, ये जो एटम्स है, इन दोनों ने इसको उठा रखा है ना, उस तरह से बोल सकते हैं हम। तो अगर इसका वेट बहुत ज्यादा होगा तो ये एटम ब्रिजिंग पोजीशन पे नहीं आ सकता, ओके? तो दिस इज द कंडीशन। इस कंडीशन को देख के हम बता सकते हैं, जैसे मान लो आपको 2-3 मॉलिक्यूल्स गिवन है और आपसे पूछा जाए कि क्या इस मॉलिक्यूल में ब्रिज बॉन्डिंग हो सकती है या इस मॉलिक्यूल में ब्रिज बॉन्डिंग हो सकती है या नहीं, तो उसका आंसर आप किस बेसिस पे दोगे? तो आपने देखना है कि क्या साइज सिमिलर है, इस केस में भी ब्रिज बॉन्डिंग हो जाएगी, इस केस में भी हो जाएगी। सिर्फ ये केस है जहां ब्रिज बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, ओके?
तो एक तो ये कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन ब्रिज बॉन्डिंग किस वजह से होती थी, अगर हमने बोला था कि स्टेबिलिटी लाने के लिए सिस्टम में B2H6 में ब्रिज बॉन्डिंग क्यों हो रही थी, क्योंकि हमारे पास जो इसका मोनोमर था दैट वाज BH3, उसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट थी, तो इसकी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ब्रिज बॉन्डिंग हो रही थी, है ना। तो ये मॉलिक्यूल ब्रिज बॉन्डिंग में आ सकता था। बट मान लो हमारे पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव NH3, ठीक है, यू हैव NH3, क्या ये मॉलिक्यूल ब्रिज बॉन्डिंग में जाएगा या नहीं, तो ऑब्वियसली नो, क्योंकि इसको जरूरत ही नहीं है, इट हैज नो नीड टू कंप्लीट एनी ऑक्टेट, इसकी ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो इसको ब्रिज बॉन्डिंग की बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो आपने ये चीज चेक करनी है कि सेंट्रल एटम ऐसा होना चाहिए जिसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। अगर उसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो उसके पास यहाँ पे एक ना एक वेकेंट ऑर्बिटल होगी, अगर उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है तो वो ब्रिज बॉन्डिंग में जा सकता है, प्रोवाइडेड द स्पीशीज जो इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है दैट शुड बी स्मॉल। अगर मान लो हमारे पास BH3 की जगह हम Bi3 सिस्टम ले, तो इसका डाइमर कैसा बनेगा, इसका डाइमर बनेगा B2I3, है ना। तो वो कैसा स्ट्रक्चर होगा, बोरॉन स्मॉल साइज, आयोडीन का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है ना, इस तरह से। तो इसकी ब्रिज बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनका साइज छोटा है, और जो हमारे पास यहाँ पे हम आयोडीन ले रहे हैं उसका साइज काफी बड़ा हो जाएगा। चाहे Bi3 इसका जो मोनोमर है इसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसमें बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है, बट स्टिल इट विल नॉट पार्टिसिपेट इन ब्रिज बॉन्डिंग, व्हाई, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज ऑफ सराउंडिंग स्पीशीज। तो ब्रिज स्पीशीज जो भी है उसका साइज या तो छोटा हो यहाँ से इन स्पीशीज से, या सिमिलर साइज हो, ऑलमोस्ट इक्वल, तभी हमारे पास ब्रिज बॉन्डिंग होगी, अदरवाइज ब्रिज बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो कंडीशंस एक बार देख लो। Write down conditions for bridge bonding. Conditions for bridge bonding. Number 1, the octet of central atom should be incomplete. ठीक है, एक तो ये हो गया, और सेकंड हमारे पास जो साइज है, the size of bridged species should be either similar or smaller than the central species. ठीक है, अब इस बेसिस पे मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ और आप चेक करके बताओ कि ब्रिज बॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, क्या इनमें से किसी में ब्रिज बॉन्डिंग पॉसिबल हो सकती है? एनीवन? ये मॉलिक्यूल पता है कौन सा होता है? टर्ट ब्यूटाइल, है ना। लार्ज साइज है या स्मॉल साइज होता है टर्ट ब्यूटाइल? लार्ज साइज। इट इज अ वेरी लार्ज इन साइज। ओके, इसको हम एलिफेंट ग्रुप भी बोलते हैं। हाँ, लार्ज। So it is called as, sometimes called as the elephant group of organic chemistry. It is very large in size. Okay, तो बेरिलियम का साइज स्मॉल है ना, तो फिर ब्रिज स्पीशीज पे क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास टर्ट ब्यूटाइल, जिसका साइज काफी बड़ा हो जाएगा बेरिलियम से, तो यहाँ ब्रिज बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है।
नेक्स्ट इनमें से क्या किसी में पॉसिबल होगी? बोरॉन और क्लोरीन का साइज अगर आप कंपेयर करो, किसका साइज बड़ा आएगा? क्लोरीन का क्लोरीन का बड़ा हो जाएगा ना। तो हमारे पास अगर क्लोरीन का साइज बड़ा है तो ब्रिज में तो क्लोरीन नहीं आना था, है ना। बोरॉन तो सेंट्रल एटम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल ऑफ देम दे आर लार्जर एज कंपेयर टू बोरॉन, so that is why bridge bonding is not possible in any of the case. और अब अगर हम बोरॉन और फ्लोरीन का साइज कंपेयर करें तो कौन सा छोटा साइज का होगा बोरॉन और फ्लोरीन में से? क्लोरीन मैम। फ्लोरीन का साइज छोटा होगा। तो इस बेसिस पे जो हमारे पास बोरॉन ट्राइक्लोराइड है उसमें ब्रिज बॉन्डिंग होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए, पर मैम वहां पे बैक पाई बॉन्डिंग हो जाती है। हाँ, तो इस बेसिस पे यहाँ पे हमारे पास ब्रिज बॉन्डिंग पॉसिबल है, पर इसमें ब्रिज बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, इसमें ब्रिज बॉन्डिंग क्यों नहीं होती, उसका रीजन क्या है? देखो, बैक पाई बॉन्डिंग से भी स्टेबिलिटी आती है सिस्टम में, उसमें भी ऑक्टेट कंप्लीशन होती है। और जो बोरॉन ट्राइक्लोराइड है उसमें अगर आप ब्रिज बॉन्डिंग सोचो, उसका भी, उससे भी क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट होएगी। बोरॉन की उससे भी सिस्टम में स्टेबिलिटी आएगी। तो ऐसा क्यों है कि BF3 बैक पाई बॉन्डिंग प्रेफर करता है और ब्रिज बॉन्डिंग को डिसफेवर करता है? उसका रीजन हमारे पास ये है कि जब आप बोरॉन और फ्लोरीन का यहाँ पर इस तरह से ब्रिज बॉन्डिंग करते हो तो दोनों ही स्मॉल साइज के हैं। ठीक है, साइज सेम होना चाहिए, पर ऐसा भी नहीं कि दोनों ही छोटे छोटे ले लिए। उससे क्या हमारे पास प्रॉब्लम आएगी कि नो डाउट ऑल ऑफ देम आर साइजेस सेम, बट वो इतने छोटे हैं कि ये रिंग बहुत छोटी हो जाती है। और रिंग में अगर रिंग का साइज छोटा है तो उसमें क्या डेवलप करता है, रिंग स्ट्रेन, जिसकी वजह से सिस्टम स्टेबल नहीं रह पाता। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है और इनमें काफी ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन होने के चांसेस भी हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर BF3 में ब्रिज बॉन्डिंग फेवरेबल नहीं है। तो ये बैक पाई बॉन्डिंग से अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब हम वो एग्जांपल्स लिखेंगे जहां पे हमारे पास ब्रिज बॉन्डिंग पॉसिबल है। ठीक है, और आपने क्या करना है कि घर पे इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, सबका। तो फॉलोइंग, राइट डाउन, फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। आप नोट करते जाओ, जहां पे आपको डाउट आएगा मुझसे पूछ लेना कि इसमें ब्रिज बॉन्डिंग कैसे होगी, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम अभी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये बाकी सारे तो काफी सिंपल है, इनका स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। एक तो मैं इसका भी बता दूंगी आपको। ठीक है, सिंपल है वैसे, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन। बाकी सब आप ट्राई करना घर पे। ठीक है, अगर मैं आपको ये बता दूंगी तो यहाँ से यहाँ जितने भी एग्जांपल्स है वो आप सॉल्व कर लोगे। एक उसका स्ट्रक्चर आप खुद ट्राई करना ड्रॉ करने का। ठीक है, बाकी मैं अभी क्लास में भी करवाऊंगी। ठीक है, तो these are the examples of 3 center 2 electron bond formation.
डन। तो हम देखते हैं कि हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। दो एल्यूमिनियम के साथ आपके पास क्या अटैच्ड है, C2H5 है ना। तो CH2 इसको ऐसे लिखते हैं CH2CH3, राइट। तो दिस इज आल्सो CH2CH3 इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ भी क्या है, CH2CH3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला भी ये हो जाएगा आपके पास, दिस इज CH2CH3। अब देखो कार्बन, एल्यूमिनियम और कार्बन, इसका बॉन्ड मैं यहाँ से खत्म कर रही हूँ। इस एल्यूमिनियम के पास कितने, एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, एल्यूमिनियम हैज 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो चुके हैं इनके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। इस एल्यूमिनियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। फिर अगर हम इस एल्यूमिनियम पे फोकस करें, इसके पास भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनमें से 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में, बचेगा इसके पास भी क्या, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम देखेंगे कि ब्रिज स्पीशीज पे जो हमारे पास एटम्स है वो कैसे है। तो दिस इज व्हाट, दिस इज CH2CH3, ये है ना हमारे पास C2H5 इज व्हाट, इथाइल CH2CH3। तो इस कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 4। तो 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो चुके हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन विद द कार्बन एंड हाइड्रोजन, बचेगा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन के भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूज हो चुके हैं, बचेगा इसके पास भी क्या, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। अब उसके बाद इस एल्यूमिनियम पे अगर हम देखें तो इसके 3 ऑर्बिटल्स यूज हो चुकी है, एक वेकेंट ऑर्बिटल बचेगी यहाँ पे। ऐसे ही इस एल्यूमिनियम के भी 3 इलेक्ट्रॉन्स कुछ यूज हो चुके हैं, बचेगी यहाँ पे एक वेकेंट ऑर्बिटल बस। अब क्या होगा हमारे पास, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो कार्बन का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइजेशन में जाएगा दोनों एल्यूमिनियम के साथ। सेंटर कितने हो जाएंगे, 1 2 3। तो यू हैव 3 सेंटर और इसमें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 एंड 2। तो यू हैव 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ओके। और अब हमारे पास क्या होगा, इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन, ओके, दिस वे। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो इसमें हमारे पास दो, कभी भी क्वेश्चन आता है कि इसमें इस स्ट्रक्चर में कितने 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो एक तो ये वाला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया और एक ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया। तो टोटल देयर आर 2 3 सेंटर, देयर आर 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स and there are 4 2 center 2 electron bonds, ठीक है। 2 3 center 2 electron bonds 1 and 2 और बाकी ये 4 जो है ये हमारे पास 2 center 2 electron bond formation है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, एल्यूमिनियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो इसमें सेंटर में हमारे पास एल्यूमिनियम होगा, इसके साथ देखो क्या अटैच्ड है, 3 BH4 के यूनिट्स। ठीक है, तो हमारे पास BH4 कैसा सिस्टम होता है, इसका हिंट ये है कि इसमें एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो एल्यूमिनियम का 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे इस साइड से एक हमारे पास BH4 यूनिट बन गया ना, दिस इज योर 1 BH4 यूनिट। ऐसे ही दूसरा BH4 यूनिट इसके साथ अटैच होगा एंड इस तरह से यहाँ पर भी हमारे पास एक और BH4 यूनिट अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ब्रिज कौन से होंगे, ब्रिज बॉन्ड्स कौन से होंगे, वो हाइड्रोजन जो एल्यूमिनियम और बोरॉन के बीच में ब्रिज बना रहे हैं। तो एक तो ये वाला ब्रिज बॉन्ड हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो यहाँ हमारे पास 6 ब्रिज बॉन्ड्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है सबको ये चीज। और अगर ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2
एंड यहाँ हमारे पास 3 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए एल्यूमिनियम के पास, है ना, वो हमारे पास, और बोरॉन के पास भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 2 एंड 3 बचे हमारे पास। ऐसी हर बोरॉन पे आप बना सकते हो ना, बोरॉन के साथ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आप बोरॉन के ड्रॉ कर सकते हो, 1 2 3। इसी तरह से इस बोरॉन के पास भी हमारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 एंड 3। अब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करने के बाद इस बोरॉन में क्या बचेगी, एक वेकेंट ऑर्बिटल, इस बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल, ऐसे ही ये वाले बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल, और बाकी हाइड्रोजन के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस तरह से। ठीक है, अब दिख रहा है आपको, क्लियरली हो गया ना। ये वाले पे अगर हम फोकस करें तो ये दिस इज योर एल्यूमिनियम, 1 2 3 तीन सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक और ये 2, बाकी इस बोरॉन ने तो कुछ भी नहीं दिया ना, तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन। इस हमारे पास सेंटर को देखें तो 1 2 3 तीन सेंटर, उनके बीच में सिर्फ ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं। फिर ऐसे ही यू हैव 1 2 3 सेंटर्स and 3 electrons this way, okay? क्लियर हो गया स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसमें हमारे पास 6 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। अंकिता क्लियर है आपको, भूपेंद्र, नितिका, इज इट क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। बाकी के आप ट्राई करना, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं उनका स्ट्रक्चर ट्राई करना, और फिर उसमें चेक करना कि कितने आपके पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं, ओके? Okay, so write down. Next is your 3 center 4 electron bonds. पहले ना चलो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में एक पॉइंट लिख लो। It occurs usually in boron family. It occurs usually in boron family members. ठीक है? Where the surrounding species, is इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है हमारे पास, देखो जो बोरॉन की में था उसमें तो वेकेंट ऑर्बिटल होती है, हमें पता है, तो उसमें ब्रिज बॉन्डिंग तो हो ही सकती है। पर यहाँ पे अगर हम देखें कि जो हमारी सराउंडिंग स्पीशीज है दैट इज हाइड्रोजन, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ना, इसके पास शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही एक है, तो इसका ये एक इलेक्ट्रॉन दोनों बोरॉन के साथ डीलोकलाइजेशन में जाता था, इस वजह से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। अगर मान लो हाइड्रोजन की जगह हमारे पास कोई ऐसा स्पीशीज प्रेजेंट होता जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जैसे मान लो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन होता, तो क्लोरीन के पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, 3 लोन पेयर है, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करता, बोरॉन के पास जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ये वाला ऑड इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लेगा, दूसरे बोरॉन के पास जो वेकेंट ऑर्बिटल थी उसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा। ठीक है, तो जहां पर हमारे पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, अब ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, बट ये मतलब समझने का जरूरी है यहाँ पर कि जो हमारी रिच स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होनी चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए सिर्फ एक होना चाहिए, तभी तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस बोरॉन को भी देगा और दूसरे बोरॉन को भी देगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच हुआ फिर तो वो क्या करेगा, एक बोरॉन के साथ कंप्लीट बॉन्ड बना लेगा, बाकी के बोरॉन को भी इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। ठीक है, तो उससे हमारे पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स नहीं बनेंगे। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में क्या होता है, इसमें हमारे पास जो ब्रिज्ड स्पीशीज है, ब्रिज्ड स्पीशीज that should be electron rich. Okay, the bridged species should be electron rich. Like for example, हमारे पास एल्यूमिनियम है,
एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, ठीक है। अब इसमें देखो हमारे पास क्या है, एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p1, तो इसके पास भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने यूज कर लिए इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में। एक क्लोरीन हमारे पास यहाँ कहीं प्रेजेंट है, you have aluminium, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लिए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए विद दीस 2 क्लोरीन एटम्स। तीसरा बॉन्ड बनाएगा इस क्लोरीन के साथ, इसके साथ भी शेयर कर लेगा। अब इस क्लोरीन में हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7। एक उसने यूज कर लिया, बच्चे इसके पास 1 2 एंड दिस विल बी 3, है ना। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद इसके पास यहाँ पे भी 7th इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। ऐसे हमारे पास दूसरा एल्यूमिनियम होगा, इसके भी क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेंगे, टर्मिनल बॉन्ड्स बनते हैं, और एक बॉन्ड बनेगा इस क्लोरीन के साथ जिसके साथ भी अपना तीसरा इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। उसके बाद क्लोरीन के पास क्या बचेंगे 3 लोन पेयर। एल्यूमिनियम के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, d ऑर्बिटल यहाँ प्रेजेंट होती है, 3d ऑर्बिटल्स एल्यूमिनियम के वेकेंट होते हैं, है ना। तो अब एल्यूमिनियम क्या कर सकता है, एक इस क्लोरीन ने क्या किया, इस एल्यूमिनियम के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, एक ये सेंटर हो गया, दूसरा ये सेंटर हो गया, इन दोनों सेंटर्स के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इट इज अ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब यही वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ डीलोकलाइजेशन में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन रिच और उसके पास और काफी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वो इसको दे सकता है। तो यहाँ से ये वाला लोन पेयर जो है वो इसके साथ चला जाएगा, ये लोन पेयर इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो हमारे पास इससे क्या होगा, दिस इज अ कोऑर्डिनेट, ये वाला बॉन्ड कौन सा था, दिस इज अ कोवलेंट बॉन्ड एंड दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और क्या कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई फर्क नहीं होता है, देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन अ कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड वंस दे आर फॉर्म्ड, राइट। तो दोनों सेम जैसे ही होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस इज आल्सो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज आल्सो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम बोलते कैसे हैं, क्योंकि ये ब्रिज बॉन्ड है ना, ब्रिजिंग तो हो ही रही है ना, ये एटम 2 स्पीशीज के बीच में ब्रिज बना रहे हैं। तो रादर देन स्पीकिंग इट को, इसको अलग-अलग बोलने की बजाय 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, हम इसको क्या बोलते हैं 1 2 3, तो ये क्या हो गया 3 सेंटर, और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स कितने 1 2 3 एंड 4, तो यू कॉल इट एज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये कब हो सकती है, जब जो हमारे पास ब्रिज स्पीशीज है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा फिर तो वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन को बनाएगा। अब अगर आपके पास क्वेश्चन है व्हिच इज मोर स्ट्रॉन्गर, whether 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ, दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर क्योंकि इसमें 2 सेंटर के बीच में पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। इसकी एग्जांपल्स देखो, यहाँ पे अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि क्या B2Cl6 में, क्या B2Cl6 में 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन पॉसिबल है, यस और नो। यस मैम। बट उसमें आपने चेक, वो इसको देख के ऐसा लग रहा है कि बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल है और क्लोरीन के पास, क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, तो हम फटाफट से आंसर यस बोल देते हैं। पर हमने कंडीशंस पढ़ा था ब्रिज बॉन्डिंग की, जहां हमने देखा था कि हमारे पास साइज ऑफ द ब्रिज स्पीशीज दैट शुड बी आइदर सिमिलर और स्मॉलर एज कंपेयर्ड टू सेंट्रल वन। तो ये क्लोरीन बहुत लार्ज साइज होने की वजह से बोरॉन के साथ ब्रिज बॉन्डिंग नहीं करता, वो किसके साथ करता है, एल्यूमिनियम के साथ। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम और क्लोरीन का साइज कंपेरेबल है, उस टाइम पे जो रिंग बनती है वो लार्ज साइज बनती है। तो यहाँ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती, उसका रीजन ये है कि क्लोरीन का साइज बोरॉन के हिसाब से काफी बड़ा है। क्लियर है भूपिंदर, अंकिता? यस मैम। यस मैम।
इस पे हम कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, जस्ट 1 सेकंड। इसके 2 एग्जांपल्स और लिख दो, ठीक है। ठीक है, तो इसमें देखो क्लोरीन जो है वो ब्रिजिंग पे आएगा, जो हमारे पास CH3 है वो टर्मिनल पे चले जाएंगे। ओके, इसमें भी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखो बेरिलियम के साथ किसका बॉन्ड बन रहा है, ऑक्सीजन का, है ना, ऑक्सीजन CH3, तो यहाँ पे लोन पेयर बचता है ना, वो दूसरे बेरिलियम को दे सकता है। ठीक है, इस तरह से। और जो हमारे पास ऑक्सीजन और बेरिलियम है उनका साइज कंपेरेबल है, दोनों सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं ना, सेकंड पीरियड, तो दोनों का साइज विल बी कंपेरेबल। और यहाँ एल्युमिनियम से ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, पर इतना बड़ा नहीं होगा कि वो उसको मतलब रिंग का साइज छोटा, काफी छोटा नहीं हो पाएगा। यहाँ पे एल्युमिनियम का साइज भी बड़ा है, ब्रोमीन का साइज भी बड़ा है, तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल। एस बस ये नहीं होना चाहिए कि एक बहुत छोटा है और दूसरे का साइज काफी बड़ा, तब बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिस इज 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे फजान्स रूल। फजान्स रूल इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम ध्यान से करेंगे फजान्स रूल, थोड़ा आप लोग भी अटेंड। से अच्छा, तो सबसे पहले हम फजान्स रूल क्यों पढ़ रहे हैं, क्या क्वेश्चन इस पे कैसा आता है, लाइक यूजुअली दे गिव यू सम आयनिक कंपाउंड्स, लाइक फॉर एग्जांपल आपको 3 आयनिक कंपाउंड्स गिवन होंगे, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड यू विल बी गिवन लाइक एल्युमिनियम क्लोराइड, और आपको बताना होगा कि इनमें से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, किसका कम है। ठीक है, तो आंसर मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ठीक है, सोडियम का सबसे कम होगा, सोडियम क्लोराइड का सबसे ज्यादा होगा। when you move up to aluminum trichloride melting point decreases। ये जो इसका आंसर है कि इसका रीजन क्या है, क्यों मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज किया, उसका आंसर आता है ऑन द बेसिस ऑफ फजान्स रूल। तो बेसिकली फजान रूल्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो आती है मेल्टिंग पॉइंट पे, दूसरी आती है सॉल्युबिलिटी पे। जैसे आपसे पूछा जाए कि इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा वाटर में सॉल्युबल है, तो सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं आयनिक कंपाउंड्स की जो डिपेंड करती है ऑन दी फजान्स रूल। ठीक है, तो पहले हम फजान्स रूल पढ़ेंगे, फिर हम सीखेंगे कि उनको यूज करके हम इन आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं और इनका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पास यू हैव इसी 3 कंपाउंड्स की अगर मैं एग्जांपल लूं, तो हमें पता है कि तीनों कंपाउंड्स आयनिक है या कोवलेंट,
वी नो दीज आर ऑल आयनिक कंपाउंड्स, है ना, सारे आयनिक कंपाउंड्स है, पर क्या होता है कि इसमें जो सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा आयनिक है। हम ये बोल सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड के अंदर अगर मैं बात करूं परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर और परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट, अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि सोडियम क्लोराइड इज अ आयनिक कंपाउंड, उसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर है ही नहीं, उसका मतलब ये है कि उसमें आयनिक कैरेक्टर भी है, सोडियम क्लोराइड में कोवैलेंट कैरेक्टर भी है, पर आयनिक इतना ज्यादा है, उसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, कोवैलेंट कैरेक्टर कम है, तो ओवरऑल हम उसको बोलते हैं कि दैट इज अ आयनिक कंपाउंड। ओके, तो लेट्स सपोज यू हैव 98% ऑफ आयनिक कैरेक्टर हियर, ठीक है, और परसेंटेज ऑफ कोवैलेंट कैरेक्टर इज अबाउट 2%। जैसे आप मैग्नीशियम पे जाते हो, यहाँ पे हमारे पास आयनिक कैरेक्टर 90%, ये 10% हो गया। एल्युमिनियम क्लोराइड पे जाते हो तो वहां से हमारे पास ये हो गया 80% और ये हो गया 20%। तो अब अगर हम पूछे कि क्या सोडियम क्लोराइड आयनिक है, तो आप बोलोगे क्योंकि उसका परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इज ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू कोवैलेंट कैरेक्टर, तो यस सोडियम क्लोराइड इज अ आयनिक कंपाउंड। ओके, ऐसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड आयनिक है या कोवैलेंट, तो आप चेक करोगे इसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू कोवैलेंट, तो ये भी आयनिक है और ये भी आयनिक है क्योंकि इसमें 80% आयनिक कैरेक्टर है, ठीक है। पर अगर मैं पूछूंगी कौन सा ज्यादा आयनिक है, तो आप क्या बोलोगे कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो वो सोडियम क्लोराइड में सबसे ज्यादा है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड में, फिर किसमें, एल्युमिनियम क्लोराइड में। तो हम ये बोलेंगे कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर सोडियम क्लोराइड में सबसे ज्यादा है। और जो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है कि किसी स्पीशीज में कितना आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है। मेल्टिंग पॉइंट इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। अगर किसी कंपाउंड में हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा आता है। तो हम इसके बेसिस पे इजीली बता सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये रहेगा, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, देन एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। ओके, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आयनिक कितना है, कोवैलेंट कितना है, बट हमें क्या कभी गिवन नहीं होगा कि इसमें आयनिक ज्यादा है, इसमें कोवैलेंट ज्यादा है, वो हमें खुद सीखना है। इन मॉलिक्यूल्स को, तीन मॉलिक्यूल्स को देख के हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा ज्यादा आयनिक है, कौन सा कम आयनिक है, ताकि उसके बेसिस पे हमें एक बार पता लग जाए कि कौन सा कम है, कौन सा ज्यादा आयनिक है, उसके बेसिस पे फिर हम उसका मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बता सकेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी बता सकेंगे, बिकॉज वो हमें पता है कि मेल्टिंग पॉइंट विल बी प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो हमें क्या सीखना है कि कौन सा ज्यादा आयनिक होगा, कौन सा कम आयनिक होगा, तो दैट इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अजार्ट्स रूल। ओके, ये इतना समझ आ गया सबको? यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है? अंकिता क्लियर है? तो पजान रूल में हमने दो चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो वी विल स्टडी अबाउट पोलराइजेशन, ओके, एंड दूसरा हमने पढ़ना है पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर। अब पोलराइजेशन क्या होती है? जैसे मान लो हमारे पास, या पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो आप, इट इज द distortion of the electron cloud, distortion of the electron cloud of anion towards cation। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो आपके पास कोई अनायन था, दिस वे, दिस इज योर अनायन, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा इस तरह से कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज्ड है सिमेट्रिकली। अब जैसे ही यहाँ मान लो हमने क्या किया, इसके पास मैंने पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज ली थी, जैसे मान लो ये क्लोरीन था और ये आपका सोडियम था। सोडियम में क्या, इट इज वेरी हाईली पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का काम क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो होगी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो अभी जो आपका अनायन था, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसका जो हमारे पास
इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कि कैसा नजर आ रहा है हमें, दैट इज सिमेट्रिकल, है ना, इट इज सिमेट्रिकल इन नेचर। पर जैसे ही प्लस चार्ज उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस तरह से, दिस वे, हर इलेक्ट्रॉन को वो ट्राई करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, तो उससे हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा, उसकी शेप कैसी हो जाएगी, समवॉट दिस वे, ठीक है। जो आपका न्यूक्लियस था पॉजिटिव चार्ज वो यहाँ आ जाएगा, और जो जितने भी उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड था ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज के पास, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो गए हैं। तो दिस वाज योर पॉजिटिव चार्ज। ये आपका अनायन है, उसका न्यूक्लियस मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, उसके जितना भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे पॉजिटिव चार्ज की तरफ चले जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड is distorted, electron cloud is distorted। इसका मतलब distorted का मतलब होता है डिस्टर्ब होना। पहले ये सिमेट्रिकल था, जैसे इसकी प्रेजेंस में पॉजिटिव चार्ज आया तो सारे का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसकी तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। व्हाट इज पोलराइजेशन, द डिस्टॉर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन टुवर्ड्स कैटायन, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। ठीक है। अब पोलराइजेशन पावर क्या होती है, दैट राइट डाउन, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ कैटायन, it is the tendency of a cation to polarize या distort, polarize or distort the electron cloud of an ion। ठीक है। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज की कितनी पावर है, इसकी कितनी ताकत है, इसकी कितनी टेंडेंसी है कि सारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन पावर। मान लो इसकी कैटायन, ये जो कैटायन है दिस इज सोडियम प्लस, मैं इसकी जगह पे लेकर आ गई एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम 3+ है, तो हमें पता है कि एल्यूमिनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो पोलराइजिंग पावर होती है कि इन दोनों में से किसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो अनायंस की पोलराइजेशन होती है, उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाता है, करवाता कौन है, कैटायंस। कैटायंस की क्या होती है, पोलराइजिंग पावर। ओके, अब हमें देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग पोलराइजेशन एंड पोलराइजिंग पावर। तो जो पोलराइजेशन है, राइट डाउन, पोलराइजेशन ऑफ एन आयन वो डिपेंड करती है चार्ज ऑन आयन, ठीक है, एंड साइज ऑफ, सॉरी, चार्ज एंड साइज। इसका मतलब क्या है कि लेट्स सपोज हम दो अनायंस ले रहे हैं, एक मेरे पास फ्लोराइड है, दूसरा क्लोराइड है, किसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी, हमने लिखा पोलराइजेशन ऑफ एन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज दोनों पे सेम है ना, इस पे भी -1, इस पे भी -1, जब दोनों पे चार्ज -1 है तब नेक्स्ट फैक्टर हम चेक करेंगे साइज। अगर हम साइज की बात करें तो क्लोरीन का साइज ज्यादा है, जिसका साइज ज्यादा उसकी पोलराइजेशन भी ज्यादा होगी, तो पोलराइजेशन ऑफ क्लोराइड विल बी मोर एज कंपेयर्ड टू फ्लोरीन। अगर हमारे पास अनायंस है, एक आपके पास है लेट्स सपोज यू हैव ऑक्साइड एंड द अदर वन यू हैव हाइड्रोक्साइड, दोनों ही अनायंस है, जिसके ऊपर चार्ज ज्यादा होगा उसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। ओके, एंड पोलराइजिंग पावर, right down, polarizing power is also directly proportional to charge but it is inversely proportional to size, बस size उल्टा होता है इसमें। ठीक है, तो अगर चार्ज ज्यादा है तो पोलराइजेशन पावर ज्यादा है। मान लो आपके पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, तो आपने देखना है जिसका ज्यादा चार्ज उसकी ज्यादा पोलराइजिंग पावर। तो दिस वे, एंड इफ यू हैव सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, तो हमें पता है साइज छोटा है तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, तो पोलराइजिंग पावर सोडियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड टू पोटेशियम व्हिच विल बी मोर एज कंपेयर्ड टू सीजियम। ठीक है,
यहाँ तक सबको क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट हमने देखना है कि पोलराइजेशन और पोलराइजिंग पावर से क्या डिसाइड होता है। तो जो हमारे पास कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर दैट इज प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, ओके, एंड द कोवेलेंट कैरेक्टर इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन पावर। इसका मतलब क्या है कि आपके पास अगर एनायंस ऐसे हैं जिनकी पोलराइजेशन ज्यादा है तो फिर उस मॉलिक्यूल में परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। अगर केटायन ऐसा है जिसकी पोलराइजेशन पावर ज्यादा है तो उसमें परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है ना? क्योंकि देखो पोलराइज जितना ज्यादा होगा ओवरलैपिंग उतनी अच्छी हो जाएगी, फिर कोवेलेंट कैरेक्टर उतना बढ़ जाएगा, ठीक है? अब देखो मैं 3 कंपाउंड्स दे रही हूँ आपको, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। इसमें अगर हम देखें तो हमने चेक करना है कॉमन क्या है और अलग क्या है। कॉमन इसमें क्या है, अनायंस आर कॉमन, ऑल ऑफ देम हैव 3 अनायंस दैट आर क्लोरीन। इसमें भी क्लोरीन है, इसमें भी अनायन क्लोरीन है और इसमें भी अनायन कौन सा है, क्लोरीन, है ना? तीनों में क्लोरीन प्रेजेंट है हमारे पास। चेंज क्या करता है यहाँ पे, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ ना कि जो हमारे पास पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन डिपेंड्स ऑन एनाइन। पोलराइजेशन तो हर केस में सेम ही आएगी, पर अगर मैं यहाँ पे कैटायंस की बात करूँ, इसमें सोडियम पे चार्ज +1 है, यहाँ मैग्नीशियम +2, यहाँ एल्युमिनियम +3। तो जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो हमारे पास जो पोलराइजेशन पावर है दैट इज इंक्रीजिंग, राइट? तो उससे हमारे पास क्या होगा, हमें पता है कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो पोलराइजेशन पे डिपेंड करता है, वो तो सब में सेम है, पर कोवेलेंट कैरेक्टर पोलराइजेशन पावर पे भी डिपेंड करता है, जो कि सब में अलग है। जैसे जैसे पोलराइजेशन पावर इंक्रीज होती जाएगी तो उसकी वजह से परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज होता जाएगा। और व्हाट वी कैन से, अगर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो हम कहेंगे कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर क्या करता रहेगा, डिक्रीज, ठीक है? इसके बेसिस पे हमारे पास क्वेश्चन आता है मेल्टिंग पॉइंट, बट उसके लिए आपको याद रखना है कि जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है इस डायरेक्शन में मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा, सोडियम क्लोराइड, then magnesium chloride, then aluminum chloride. Is it clear to everyone? अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दो, क्योंकि अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप सॉल्व करोगे इसका। अंकिता, शिवांशी क्लियर है? भूपिंदर? Yes, ma'am. यस मैम। इसमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ क्या आएगा? मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा एक और चीज, सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी स्पीशीज इन वाटर दैट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। जिसमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होगी, ठीक है? या आप एक और चीज याद रखो दैट solubility in polar solvent will be proportional to percentage of ionic character, ठीक है? And solubility in non-polar solvent, solubility in a non-polar solvent will be directly proportional to percentage of कोवेलेंट कैरेक्टर। और जो वाटर है दैट इज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है? मान लो आपको मेंशन नहीं करके दिया होगा
कि सॉल्वेंट पोलर है, नॉन पोलर है, या कौन सा सॉल्वेंट है। बस वो सिंपली पूछ रहे हैं कि बताओ सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा। तो जब सिंपल सॉल्युबिलिटी पूछ रहे हैं, कोई सॉल्वेंट गिवन है, तो आपने अपनी तरफ से अज्यूम करके चलना है कि वो वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आपने मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर भी बताना है और इसका आपने सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर भी बताना है, ठीक है। डन मैम। हाँ जी, आने की वेक्टर सबसे ज्यादा किसमें होगा? BaCl2। हाँ, यहाँ बेरिलियम हमारे पास चेंज क्या कर रहा है, सब पे चार्ज सेम है ना, एवरी चार्ज इज सेम बट साइज ऑफ द केटायंस दैट इज वेरिंग। तो जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में आ रहे हो, साइज केटायन का इंक्रीज करना रहेगा, तो उससे हमारे पास पोलराइजेशन पावर का कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, या हम कह सकते हैं आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज। तो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट क्या करता रहेगा, डिक्रीज, और सॉल्युबिलिटी वाटर में वो भी क्या करती रहेगी, डिक्रीज। नहीं रुको, उल्टा हो गया। पोलराइजेशन पावर कम हो रही है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है, आयनिक ज्यादा हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। क्लियर है सबको? यही ऑर्डर आया आपका भी? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। ऐसे अगर आपको मैं होमवर्क दे देती हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस वो आप खुद से सॉल्व करके देख लेना। लाइक दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी जो है उसका आपने ऑर्डर लगाना है, इसमें और इसमें। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क है। बस यही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने क्लास में सीखा है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डाइपोल मोमेंट। Write down what is dipole moment. Basically, a dipole moment measures the polarity of the bond. ठीक है, तो ये हमें क्या बताता है कि कोई बॉन्ड कितना पोलर है या कितना नॉन पोलर है, उसमें कितनी पोलैरिटी प्रेजेंट है। एंड डाइपोल मोमेंट का हमारे पास सिंबल क्या होता है, राइट डाउन, इट इज रिप्रेजेंटेड एज म्यू। ओके, एंड जो डाइपोल मोमेंट है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। It depends on two factors. Basically, dipole moment is proportional to charge. ठीक है, या आप कह लो चार्ज सेपरेशन। एंड सेकंड, dipole moment is proportional to bond length. ठीक है, देखो अगर मैं दो स्पीशीज ले रही हूँ, वन इज हाइड्रोजन एंड द अदर इज हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हमें चेक करना है कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है, ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है या ये ज्यादा बॉन्ड पोलर है। तो वो इट डाइपोल मोमेंट क्या करता है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डिसाइड करने में हेल्प करता है। डाइपोल मोमेंट जो है, अगर आपके पास मोर इज द डाइपोल मोमेंट, एक बार ये स्टेटमेंट लिख लो, मोर इज द डाइपोल मोमेंट, उससे क्या होगा, मोर इज द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। ठीक है, मोर इज द पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतनी ज्यादा बॉन्ड में पोलैरिटी आएगी। डाइपोल मोमेंट चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज सेपरेशन पे,
और दूसरा को डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ पे। अगर मैं फर्स्ट में देखूं तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, उस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस केस में हमारे पास चार्ज सेपरेशन हो रही है ना। इस केस में हमारे पास चार्ज सेपरेशन हो रही है। जो हमारा दूसरा केस है, इसमें हमारे पास कोई पार्शियल नेगेटिव कोई पार्शियल पॉजिटिव चीज जैसी बात नहीं होगी, क्योंकि दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास क्या है, बिल्कुल सेम। तो फर्स्ट केस जो हाइड्रोजन आयोडाइड का है उसमें चार्ज सेपरेशन पॉसिबल है, पर इस केस में देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। ओके, तो चार्ज सेपरेशन ज्यादा तो डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा तो उससे आपके पास बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है। दूसरी चीज हमें बॉन्ड लेंथ देखनी है। यहाँ पे आयोडीन है जिसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा होने की वजह से यहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है ना। यहाँ बॉन्ड लेंथ विल बी मोर एंड हियर बॉन्ड लेंथ विल बी लेस, है ना। Your bond length will be, so this bond, this is having more dipole moment, ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो दैट इज व्हाई हाइड्रोजन आयोडाइड डाइपोल जो हमारे पास पोलैरिटी है दैट डिपेंड्स ऑन डाइपोल मोमेंट। अगर हमारे पास किसी स्पीशीज में जो है डाइपोल मोमेंट ज्यादा आ रहा है तो उसकी पोलैरिटी भी ज्यादा होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट वी कैन कंक्लूड दैट हाइड्रोजन आयोडाइड इज मोर पोलर एज कंपेयर टू H2, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। From more electropositive, ऐसे लिखो, from more electropositive to more electronegative and from central atom to lone pair। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने बोला हाइड्रोजन आयोडाइड, दूसरा क्या था H2, इसका तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा जीरो, कि इसमें कोई डाइपोल ही नहीं है ना, क्योंकि दोनों के बीच में ना तो चार्ज सेपरेशन है ना बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। तो हमारे पास ऐसे स्पीशीज जिसमें दोनों एटम सेम है तो उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना होने की वजह से, कोई चार्ज सेपरेशन ना होने की वजह से डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। जौन से स्पीशीज में डाइपोल प्रेजेंट है जो पोलर है उसके डाइपोल को हम बोलते हैं कि दिस इज डाइपोल मोमेंट इज नॉन जीरो एंड द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट विल बी फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और उसको हम शो कैसे करते हैं, एरो से शो करते हैं। ये एरो होता है, ठीक है, ऐसे शो करते हैं एरो से। और इस एरो का जो हमारे पास हेड है, ये होता है ना हमारे पास, दिस इज योर हेड एंड दिस इज टेल। तो जो हमारे पास कैसे ओरिएंटेड होते हैं, जो हेड है वो जाता है फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हम बोलते हैं डाइपोल की डायरेक्शन इस इधर की तरफ है, इस तरफ से ऐसे करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इट इज फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एंड मान लो हमारे पास कोई ऐसी स्पीशीज है, दूसरा हमने क्या लिखा, फ्रॉम सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, है ना। तो हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड। ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। इसमें हमारे पास 4 फ्लोरीन एटम्स हैं और फिर बचेगा ज़ीनोन के ऊपर 2 लोन पेयर। अब हमें पता है फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू ज़ीनोन। तो ज़ीनोन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फ्रॉम इलेक्ट्रोपॉजिटिव डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जाएगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस बॉन्ड का डाइपोल इधर की तरफ जाएगा, इसमें भी इधर की तरफ, इसमें इस फ्लोरीन की तरफ और इसमें इस फ्लोरीन की तरफ। बचे हमारे पास लोन पेयर, उसके लिए हमने क्या बोला, डाइपोल मोमेंट कहां जाता है,
फ्रॉम सेंट्रल एटम टू वर्ड्स लोन पेयर, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हमने हर बॉन्ड की, हर लोन पेयर की डायरेक्शन जो है उसको स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। दैट इज फ्रॉम सेंट्रल एटम टू लोन पेयर, ये डायरेक्शन होती है। अब अगर आपके पास क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, हम ऐसे पढ़ते हैं कि डाइपोल बढ़ रहा है या डाइपोल कम हो रहा है, तो हम क्या देखते हैं, अगर मान लो आपके पास एक डायरेक्शन इधर जा रही है, ठीक है, यू हैव एटम ए बी एंड एटम दूसरा एटम बी, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए के हिसाब से ज्यादा है, तो फिर वो ऑब्वियस है कि डाइपोल की डायरेक्शन ए से इधर की तरफ जाएगी, बी की तरफ, और इसमें भी ए की तरफ से बी की तरफ जाएगी। तो ना दोनों डाइपोल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना। जब दो डाइपोल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जितना इधर जा रहा है उतना इधर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एटम भी है, यहाँ पे भी एटम भी है, दोनों सेम है, तो जितना वो आगे की तरफ जाएगा उतना पीछे की तरफ जाएगा, तो दोनों डाइपोल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, फिर नेट रिजल्टेंट तब दोबारा कितना आ जाता है, 0। और मान लो आपके पास इस तरह का सिस्टम था, यू हैव एटम ए एंड यू हैव एटम बी ओवर हियर एंड यू हैव एटम बी ओवर हियर, तो यहाँ से इधर की तरफ जाएगा, यहाँ से इधर की तरफ जाएगा। अभी कैंसिल तो नहीं हो सकते क्योंकि दोनों डाइपोल्स की डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है। अगर एक इधर होता और एक इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता तो वो कैंसिल करते। अब हम बोलेंगे कि दिस इज लेट्स सपोज μ1, दिस इज लेट्स सपोज μ2। अब जो आपका डाइपोल होगा उसकी जो रिजल्टेंट होगा, जो हमारे पास ओवरऑल डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की, वो कहाँ आएगी, जैसे इसका एटम इधर जा रहा है ना हेड, इसका हेड किस तरफ जा रहा है, तो जो आपका रिजल्टेंट होगा उसका हेड जो है वो इन दोनों के कहीं बीच में होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज योर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट। इस केस में दिस इज μ1, दिस इज μ2, बट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों की हमारे पास क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है तो उस केस में हम वैल्यू फाइंड करते हैं रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की। उसका एक फॉर्मूला होता है वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। Write down the formula of resultant dipole moment. Resultant dipole moment is equals to μ1 square plus μ2 square plus twice of μ1 μ2 cos of theta, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला है जहां थीटा हमारे पास क्या होता है, it is angle between the two dipole. Okay, it is the angle in between the two dipoles. That is basically your theta. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं ये केस, दिस इज योर 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब मुझे देखना है कि डाइपोल का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना है, तो मैं कैसे चेक करूंगी, ये कार्बन है, क्लोरीन है, दिस इज कार्बन, दिस इज क्लोरीन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। तो जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो कहाँ जाएगी, फ्रॉम कार्बन, ये वाला जो कार्बन है इससे क्लोरीन की तरफ। तो मैं इसको इलॉन्गेट कर रही हूँ, मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ, मतलब एरो यहाँ आए और फिर से कार्बन से क्लोरीन की तरफ इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो मुझे देखना है कि इसके बीच में, ये वाले डाइपोल के बीच में और इस डाइपोल के बीच में, ये जो हमारे पास दिस इज μ1, दिस इज μ2, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। क्या एंगल आएगा इन दोनों के बीच में, थीटा विल बी हाउ मच, एनी आइडिया, ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। देखो इसको ना ऐसे इमेजिन करो, ये है ना, ये सेंटर है, तो ऐसा सा सिस्टम आपने देखा होगा जहाँ सेंटर में बोरॉन होता है, साइड में फ्लोरीन्स होते हैं, है ना। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना आता है, 120 डिग्री। तो अब हम उसका हाफ निकाल रहे हैं, ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना है इन दोनों के बीच में, 60, इसके और इसके बीच में एंगल 120 डिग्री, ये और ये एंगल 180 डिग्री रहेगा, ठीक है।
ठीक है, क्लियर हुआ? मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। ये एंगल जो है दिस इज 30 डिग्री बेंजीन रिंग का। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और जो 180 डिग्री है वो हो जाएगा ये वाला, दिस इज 180, ठीक है ना? तो अभी ये एंगल कितना है हमारे पास, दैट इज 60 डिग्री। तो आप फॉर्मूला यहाँ पे कर सकते हो, हमारे पास मैं रख देती हूँ। सो योर रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू है वो आ जाएगी म्यू स्क्वायर। अगर मैं देखो जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास क्लोरीन है और यहाँ पे भी क्लोरीन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा μ1, ये हो जाएगा μ2, μ1 इज इक्वल टू μ2 इज इक्वल टू μ, क्योंकि दोनों ही क्लोरीन है। अगर मेरे पास एक साइड पे क्लोरीन होगा एक साइड पे फ्लोरीन होगा तो हमें पता है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी तरफ जो डाइपोल जाएगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा और यहाँ वीक होगा। दिस इज μ1, दिस इज μ2, तो μ1 विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू μ। पर जब दोनों ही सेम है उस केस में, जब दोनों ही सेम होंगे तो उस केस में हमारे पास μ1 विल बी इक्वल टू μ2 और उसको हम म्यू लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू इनटू म्यू cos ऑफ 60 डिग्री। ये क्या बन जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर इज 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर cos ऑफ 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -1/2 या 1/2 है ना, cos 60 इज 1/2 माइनस कितने का, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 म्यू स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर इनटू 1/2, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा √3 म्यू, ठीक है ना? तो इस तरह से हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, अब ना मैं 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रही हूँ, तो आप घर से सॉल्व करके आना, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे ऑर्थो क्लोरो का करवाया ना, इसका तो मैंने आंसर बता दिया, कितना आएगा √3 म्यू। आपने क्या करना है, मेटा का सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या होगा, और दूसरा आपने मुझे बताना है कि पैरा का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट कितना है। ओके, तो दिस विल बी योर होमवर्क। डाउट्स हैं कोई आज के लेक्चर में? अंकिता, आपको क्लियर हो गया सारा? शिवांशी? यस मैम। ओके Yes, ma'am. ओके, हाँ जी। तो दिस इज फॉर टुडे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग फिनिश्ड है ऑलमोस्ट, एक आधा टॉपिक और रहता है वो हम जो नेक्स्ट फ्राइडे है उसमें कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके